दो 7 दिन जो भारत ने कभी नहीं भुलाए। दिसंबर 24, 2009, क्रिसमस की पूर्व संध्या, जब दुनिया उत्सव की तैयारी कर रही थी, तब काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक विमान उड़ा। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814। उसमें सवार थे 176 जाने, बच्चे, बुजुर्ग, नवविवाहित जोड़े, परिवार। किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे भयावह यात्रा बन जाएगी। विमान जैसे ही भारतीय आसमान में दाखिल हुआ, 5 नकाबपोश लोग खड़े हो गए, हाथों में हथियार, आंखों में खून और एक ही आदेश, ये विमान अब हमारा है। भारत की सांसें थम गईं। दिल्ली में 7 रेस कोर्स पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खबर मिली। वो उम्र में थके हुए थे, घुटनों में दर्द था, लेकिन उस रात उनकी आंखों में जो भार था वो किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भारी था। उनके सामने एक ऐसा सवाल था जिसका कोई सही जवाब नहीं था। 176 जिंदगियां एक तरफ और भारत का भविष्य दूसरी तरफ। ये कहानी उस संकट की है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कहानी उन दरवाजों के पीछे की है जहां भारत के सबसे ताकतवर लोग आपस में लड़ रहे थे, जहां एक फैसला देश की रूह बदल सकता था और जहां वो लड़ाई, वो असली लड़ाई, दुनिया से छुपाई गई। विमान अमृतसर उतरा। ये पहला मौका था। NSG कमांडो तैयार थे, योजना बनी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो आज भी सवाल उठाता है। विमान को अमृतसर में रोका नहीं जा सका। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ईंधन भरने की अनुमति मिल गई और विमान उड़ गया। वो सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। उसके बाद लाहौर, दुबई और फिर कांधार, तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान, भारत के लिए अनजान जमीन। वहां न हमारी सेना थी, न हमारे कमांडो पहुंच सकते थे। विमान एक ऐसी जगह खड़ा था जहां भारत बेबस था और अपहरणकर्ताओं की मांग थी 3 खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई। पहला नाम मौलाना मसूद अजहर, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन का नेता, जो 1994 से भारतीय जेल में बंद था, जिसे रिहा करने का मतलब था एक ऐसे इंसान को आजाद करना जो कल फिर खून बहाएगा। दूसरा नाम मुश्ताक अहमद जरगर, कश्मीर का खूंखार आतंकी जिसने दर्जनों निर्दोषों की जानें ली थी। तीसरा नाम अहमद उमर शेख, ब्रिटिश नागरिक जिसने पहले भी विदेशियों को अगवा किया था। 3 नाम, 3 जहर, और इन्हें छोड़ने की कीमत 176 लोगों की जानें। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें शुरू हुईं और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो कभी अखबारों में नहीं छपी। एक तरफ थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा, वाजपेयी के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद। उनका तर्क था, अगर भारत ने एक बार झुककर आतंकवादियों को रिहा किया तो ये संदेश पूरी दुनिया को जाएगा। भारत एक नरम राज्य है, भारत को ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये प्रेसिडेंट, ये मिसाल आने वाले दशकों तक देश को कमजोर करेगी। दूसरी तरफ थे विदेश मंत्री जसवंत सिंह। उनकी आंखों के सामने 176 चेहरे थे। वो जानते थे कि कांधार की उस जमीन पर मिलिट्री ऑप्शन संभव नहीं। उनका तर्क था, जब राज्य के पास कोई विकल्प न हो तो नागरिकों की जान बचाना पहला कर्तव्य है। गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी भी एक जवाब थी। वो जानते थे कि आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला उनकी अपनी राजनीतिक विरासत पर भारी पड़ेगा। बीजेपी, जो कभी मजबूत राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, क्या आतंकवादियों को छोड़ने वाली पार्टी बन जाएगी? ये असहमति गहरी थी, ये असहमति असली थी, लेकिन इसे बाहर नहीं आने दिया गया, क्योंकि अगर ये भेद खुलता, अगर पाकिस्तान या तालिबान को पता चलता कि भारत की सरकार खुद आपस में बटी हुई है, तो वो और सख्त शर्तें रखते और 176 जिंदगियां और खतरे में पड़ जाती। राष्ट्रीय एकता का मुखौटा पहनना जरूरी था, भले ही भीतर सब टूटा हुआ था। कांधार में विमान के भीतर वक्त रुका हुआ था। यात्री डरे हुए थे, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं मन ही मन दुआ कर रही थीं। अपहरणकर्ता बदल बदल कर पहरा देते थे। एक यात्री, रूपन कात्यायन, जो अभी अभी दुल्हन लाए थे, उन्हें चाकू मारा गया था। वो बच नहीं सके। विमान के भीतर एक लाश थी और 175 लोग जानते थे कि वो अगले हो सकते हैं। उनके घर वाले दिल्ली में थे। टेलीविजन के सामने आंखें थकी हुई, लेकिन स्क्रीन से हटती नहीं थी। हर घंटे एक नई खबर, हर खबर एक नई तकलीफ। भारत का पूरा देश उस विमान के साथ बंधा हुआ था। 7 दिन बीत गए, विकल्प खत्म हो रहे थे, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। तालिबान न मदद कर रहा था, न रोक रहा था। अमेरिका दूर था, पाकिस्तान मुस्कुरा रहा था, और दिल्ली में उस कमरे में एक थका हुआ बूढ़ा प्रधानमंत्री बैठा था। वाजपेयी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। 1975 की आपातकाल, जेल की सलाखें, राजनीति की क्रूरता, लेकिन ये फैसला, ये शायद उनके जीवन का सबसे भारी फैसला था। उन्होंने जसवंत सिंह को बुलाया और कहा, जाइए, उन्हें लेकर आइए। जसवंत सिंह खुद उस विमान में बैठे जिसमें 3 रिहा किए गए आतंकवादी थे और कांधार पहुंचे। ये एक अभूतपूर्व क्षण था। भारत का विदेश मंत्री खुद आतंकवादियों को लेकर दुश्मन की जमीन पर उतरा। कुछ लोगों ने इसे कमजोरी कहा, कुछ ने इसे जिम्मेदारी, लेकिन उस दिन, उस फैसले के बाद 175 लोग अपने घर लौटे। लेकिन जो 3 लोग रिहा हुए, उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मौलाना मसूद अजहर, जो 1999 में रिहा हुआ, उसने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद बनाया। उसी संगठन ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया। उसी संगठन ने 2016 में पठानकोट पर हमला किया। उसी संगठन ने 2019 में पुलवामा में 40 CRPF जवानों को शहीद किया। ब्रजेश मिश्रा का डर सच निकला।
जसवंत सिंह की मजबूरी भी सच थी, दोनों सही थे और दोनों गलत भी। यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। उस क्राइसिस के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जबरदस्त आलोचना हुई। आईबी और रॉ पर सवाल उठे कि साजिश की भनक क्यों नहीं लगी, अमृतसर में विमान क्यों नहीं रोका गया, किसने फैसला लिया, किसने टाला। एक संसदीय जांच हुई, कुछ जवाब मिले, बहुत से नहीं मिले। जो इंटरनल डिसएग्रीमेंट था वाजपेयी के कोर एडवाइजर्स के बीच, वो कभी ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया गया। सरकारी बयानों में हमेशा सर्वसम्मति की बात कही गई, लेकिन बाद के वर्षों में जब किताबें लिखी गईं, जब पत्रकारों ने गहरी खुदाई की, जब अधिकारियों ने अपने संस्मरण लिखे, तब वो दरारें दिखीं। ये छुपाना सिर्फ राजनीतिक कमजोरी नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। क्योंकि अगर दुश्मन को पता चल जाए कि हम खुद नहीं जानते क्या करना है, तो वो और निर्दयी हो जाता है। कूटनीति में कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि तुम अपनी कमजोरी छुपा सको। आज 25 साल बाद जब नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 आई, तो वो जख्म फिर हरे हो गए। परिवारों ने उन 7 दिनों को याद किया। रूपन कात्यायन की पत्नी ने अपनी तकलीफ फिर बयान की और देश ने फिर पूछा, क्या वो फैसला सही था? ये सवाल आसान नहीं है और इसका जवाब और भी आसान नहीं। लोकतंत्र में सरकार का पहला कर्तव्य है अपने नागरिकों की रक्षा करना, लेकिन उसी लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि वो आतंक के सामने न झुके। यही दोनों जिम्मेदारियां जब एक साथ टकराती हैं, तब पैदा होता है वो दर्द जो IC-814 है। वाजपेयी ने जो फैसला किया, उन्होंने शायद उसी रात अकेले में उसकी कीमत चुकाई होगी। नींद नहीं आई होगी, आंखें बंद की होंगी तो रूपन कात्यायन का चेहरा दिखा होगा और मसूद अजहर की मुस्कान भी। यही है शासन का बोझ, यही है उस कुर्सी की कीमत। IC-814 सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये भारत के लिए एक दर्पण था, जिसमें हमने देखा कि हम कितने तैयार हैं, कितने कमजोर हैं और कितने मजबूर। उस विमान में 176 लोग थे, लेकिन उस फैसले का बोझ 1 अरब लोगों ने उठाया और आज भी उठा रहे हैं। क्योंकि जो 3 आतंकवादी उस दिन रिहा हुए, उनके हाथों से जो खून बहा, वो खून भी उसी फैसले की कीमत है। और जो 175 लोग घर लौटे, उनकी सांसें भी उसी फैसले का नतीजा है। इतिहास कभी कभी कोई एक जवाब नहीं देता, वो सिर्फ सवाल छोड़ जाता है। IC-814 वो सवाल है जो भारत से हर बार पूछता है जब कोई नया संकट आता है, क्या तुम तैयार हो? और अगर नहीं, तो क्या तुम वही गलतियां दोहराओगे? कुछ फैसले इतिहास बनते हैं, कुछ सवाल बन जाते हैं।